So guys, today we are going to start with the importance of delegation. पिछली बार ये टॉपिक रह गया था एंड साथ ही डिसेंट्रलाइजेशन का टॉपिक भी खत्म करेंगे एंड विल फिनिश द चैप्टर टुडे. तो डेलीगेशन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कि जो सुपीरियर होता है वो सबऑर्डिनेट को कुछ अथॉरिटी देता है, साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी उसको फॉलो करती है. तो आगे ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करना होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, तो नीचे थोड़ी सी पावर देनी ही पड़ती है. हर बात के लिए आप सुपीरियर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि ये कैसे करूँ वो कैसे करूँ. तो थोड़े थोड़े छोटे मोटे काम के लिए पावर डेलीगेट करनी पड़ती है, ट्रांसफर करनी पड़ती है. उस ट्रांसफर को डेलीगेशन कहते हैं. इसके हमने फीचर्स पढ़ लिए थे एंड एलिमेंट्स पढ़ लिए थे. आज इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे. तो जो एलिमेंट्स और हमने फीचर्स पढ़े थे, प्रिंसिपल्स एंड एलिमेंट्स पढ़े थे, उसी में से इंपॉर्टेंस बन जाएगी. अब जब ऊपर का बंदा नीचे वाले बंदे को काम दे देगा, काम मतलब पावर दे देगा, तो वो छोटे मोटे फैसले खुद लेगा, उसको बार बार इसको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ेगा. तो उससे क्या बचेगा? टाइम बचेगा. क्यों? हमने लास्ट टाइम ये चेन बनाई थी. तो ए को कोई काम है, ये टॉप मैनेजमेंट होगी, ये मिडिल मैनेजमेंट होगी, ये लोअर मैनेजमेंट होगी और ये वर्कर्स होगी. ठीक है, ये स्केलर चेन चल रही है. अब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, ये इसको पूछेंगे, ये इसको अगर अथॉरिटी मतलब डेलीगेशन मिली होगी, अथॉरिटी मिली होगी, तो ये अपने लेवल पे इसको सॉल्व कर लेगा. इसको इससे नहीं पूछना पड़ा, इसको इससे नहीं पूछना पड़ा. अगर डेलीगेशन ना होती अथॉरिटी की, तो ये बेचारा इससे पूछता, ये फिर इससे पूछता, फिर ये सॉल्व करता, कुछ करता, ये इसको बताता, इसको बताता, फिर नीचे आता. कितना टाइम लग जाता है. रोज तो ये ऑफिस नहीं आएगा ना, रोज तो इससे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी ना बात करने की. तो क्या हो जाता है, बहुत चीजों का टाइम बच जाता है. जब टाइम बच जाता है तो इफेक्टिव मैनेजमेंट आ जाती है आपकी. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हमने पढ़ा था, तो वही बात यहाँ पे आ रही है. जब रूटीन बेस पे सबऑर्डिनेट्स को काम मिला होगा, तो वो अपने काम पे फोकस करेंगे, उनको ऊपर जाए बार बार किसी बात के लिए पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इस हिसाब से उनको रेगुलर बेसिस सेम काम मिलेगा, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी. उनको ये नहीं करना पड़ेगा यार मैं करूं कि ना करूं, अगर मैं करूंगा मेरे को डांट तो नहीं पड़ेगी, अगर मैं ना करूं मैं किससे पूछूं. उसको पावर दिया भी तेरे को ये काम करना है, तेरे को अथॉरिटी, इस काम की अथॉरिटी तेरे पास है, तू अपना फैसला ले, काम कंप्लीट करके दे. वो खुल के काम करेगा, वो चौड़ा हो जाएगा. ये वाला बंदा, इसको अथॉरिटी दी इतना यूनिट्स बना के दे, इसको पता है कि मेरे को बना के दे कि मेरे को पावर मिली, रॉ मटेरियल्स यूज कर, जो यूज करना यूज कर, जितने बंदे हायर करने हायर कर, ये काम कंप्लीट करके दे मेरे को. जब इसको पता है कि मेरे को करनी है और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पता है कि मेरे को चीजें वेस्ट नहीं करनी, तो आएगी इफेक्टिवनेस. क्योंकि चीजें वेस्ट नहीं हो रही, टाइम बच रहा है, हर चीज में आपको परफेक्ट तरीके से आप काम कर पाओगे, एफिशिएंसी मिलेगी. मोटिवेशन टू एम्प्लॉइज. जब आप किसी को अथॉरिटी देते हो नीचे वाले बंदे को, तो उसको क्या लगता है? मोटिवेट होता है वो, क्योंकि उसको बोला गया ठीक है हर बात के लिए मेरे को पूछना नहीं पड़ेगा ऊपर, उसको यही लगेगा ना मेरे को हर बात के लिए पूछना नहीं पड़ेगा. मतलब कि मेरे को बॉस ने इस लायक समझा कि मेरे को उन्होंने क्या दी? अथॉरिटी दी. तो जिस बंदे को अथॉरिटी आप किसको दोगे? क्लास में मॉनिटर किसको बनाया जाता है? जो लगता है कि हाँ भी संभाल सकता है सारा कुछ. ठीक है, अब आपके स्कूल में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की अलग अलग मैडम होंगी, लेकिन एक इंचार्ज होता है, मैडमों का भी इंचार्ज होता है. तो वो किसको बनाया जाता है? इंचार्ज उसको बनाया जाता है जिसको प्रिंसिपल सोचता है कि हाँ ये इस लायक है. तो जिसको आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दोगे, जिसको आप इंचार्ज बनाओगे कि भाई तू सब कुछ संभालेगा, उसको खुशी मिलती है कि हाँ मेरे को मेरे बॉस ने, मेरे सुपीरियर ने इस लायक मेरे को समझा. तो वो जब उसको अथॉरिटी दोगे तो उसको क्या मिलेगी? मोटिवेशन मिलेगी. हाँ कि मेरे को यार रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, मेरे को काम मिला है कि मेरे को नीचे के बंदों को संभालना है, मेरे को पावर मिली है चीजें यूज करने की, तो मेरे को उस पावर का मिस यूज नहीं करके मेरे को ढंग से काम करके दिखाना है. तो वो मोटिवेट हो जाता है. जब वो मोटिवेट होगा तो वो और ज्यादा मेहनत करेगा, और ज्यादा लोगों से काम कराएगा, सब कुछ तरीके से होगा. तो वो एक सेंस ऑफ रिकॉग्निशन मिल जाती है कि हाँ भी मेरे को लोग पहचानते हैं, मेरे को एज अ सुपीरियर या मेरे को इंचार्ज बना दिया गया है. एम्प्लॉय डेवलपमेंट. अब एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट कैसे होती है? बहुत सारे तरीकों से, कोई एक तरीका नहीं कह सकते एम्प्लॉय के डेवलपमेंट के लिए. पहले पॉइंट लिखते हैं. एम्प्लॉय की डेवलपमेंट. एम्प्लॉय मतलब ये लोग नीचे जो काम कर रहे हैं, ये भी एम्प्लॉय होता है, ये मालिक होता है, पर ये लोअर लेवल की बात फिलहाल हो रही है.
इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है? मान लो इसने इसको कुछ पावर दी, इसने इसको नीचे पावर दे दी कि हाँ भी तो ये चीजें यूज कर, हमको प्रोडक्शन निकाल के दे। तो इसको क्या मिलेगी? सेंस ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब इसकी पहचान बनेगी कि हाँ मेरे को क्या बना दिया गया? इंचार्ज बना दिया गया या बना दिया गया सुपरवाइजर। सुपरवाइजर किसको बनाया जाएगा? जो उसके काबिल होगा। तो जब ऊपर वाले ने सोचा कि इसको सुपरवाइजर बना दो कि भाई छोटी मोटी चीजों के लिए मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, तू खुद संभाल लियो, तेरे को मैंने इंचार्ज बना दिया, तेरे को टीम लीडर, सुपरवाइजर की जगह हम वर्ड यूज करें अगर टीम लीडर तो अच्छा लगेगा, कि तेरे को 1000 बंदों या 100 बंदों का लीडर बना दिया। अब लीडर किसको बनाया जाएगा? जो उसके काबिल होगा, जो मालिक को लगता है कि हाँ भी ये संभाल सकता है, या जो मैनेजर को लगता होगा ये संभाल सकता है। जब उसको टीम लीडर बनाया तो मोटिवेशन मिल गई उसको, साथ में उसकी डेवलपमेंट कैसे हुई? उसकी स्किल्स बढ़ेंगी, क्योंकि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के लिए अब वो ऊपर नहीं जाएगा, वो खुद सॉल्व करेगा। जैसे जैसे वो सॉल्व करेगा, एक बार दो बार रोजमर्रा की डेली बेसिस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेगा, उसकी स्किल डेवलपमेंट होगी, उसको आदत पड़ जाएगी, वो बेटर बंदा बनेगा। ठीक है, उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, एज अ सुपरवाइजर उसको एक्सपीरियंस बनेगा। तो कल को वो बंदा, मान लो यहाँ पे एक मैनेजर काम छोड़ के चला जाता है या कोई गलती करते है उसको निकाल दिया जाता है, तो नया बंदा, नया मैनेजर, यहाँ पे नया मैनेजर हायर करा जाएगा, उसको इंटरव्यू किया जाएगा, उसको बुलाया जाएगा, तो देखा जाएगा नीचे का एक बंदा जो सुपरवाइजर या टीम लीडर बनाया था वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, काम को बढ़ाने में, और उसको 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस भी है एज अ टीम लीडर। जब उसका एक्सपीरियंस काउंट होगा, जब उसकी स्किल्स बन जाएंगी, तो नया बंदा मिडिल मैनेजमेंट के लिए हायर करने के अलावा के बजाय इसको भी तो रेफर किया जाता है कि क्या इसको एक बार कंसिडर कर लो, क्या पता यही इस लायक बन जाए। तो इसकी स्किल्स जो बनेंगी, इसकी डेवलपमेंट एज अ मैनेजरियल स्किल्स, मतलब फ्यूचर मैनेजर बन सकते हैं ये बड़े होके। बड़े होके मतलब एक्सपीरियंस लेके। तो ये बुक में जितने पॉइंट्स आपको पैराग्राफ में दिए हैं, मैं सारे आपको ये पॉइंट्स में बना के दे रहा हूँ कि जब इसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, इसकी स्किल्स डेवलप होंगी, तो आगे जाके ये फ्यूचर मैनेजर्स बन सकते हैं। कभी मैनेजमेंट को जरूरत पड़े किसी मैनेजर को नौकरी में रखने के लिए, तो बाहर का बंदा ना रखे, जिस बंदे को कंपनी का सारा काम पता है, जो उस कंपनी में 4-5 साल से काम कर रहा है, उसी को टीम लीडर से मैनेजर बना दिया जाएगा, उसकी प्रमोशन कर दी जाएगी। वो कब की जाएगी? जब उसको पहले से अथॉरिटी डेलीगेट की होगी। अगर नहीं की होगी तो उसको ना स्किल्स मिलेंगी। अच्छा, इसके बाद इसको इनोवेशन, क्रिएटिवनेस, ये बुक में नहीं लिखा लेकिन ये मेरे माइंड में आया तो आप खुद सोचो। जब ये प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर रहा है तो इसका खुद का माइंड लग रहा है, ये ऊपर से नहीं पूछ रहा, तो ये खुद सारे फैसले ले रहा है। तो क्रिएटिवनेस, ये खुद अपने क्रिएटिवनेस बनाएगा, खुद इनोवेशन, नए नए तरीके बनाएगा। तो इनको एज अ डिसीजन मेकर भी कहा जाता है। तो इनकी डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट होगी, एक्सपीरियंस मिलेगा, फ्यूचर मैनेजर्स बन सकते हैं, इनोवेशन होगी, इनकी क्रिएटिवनेस इनके माइंड में आएगी, डिसीजन मेकर बनेंगे, अच्छे सुपरवाइजर, अच्छे डिसीजन मेकर ये लोग बनेंगे। ठीक है जी। अब इसके साथ में आता है 4th पॉइंट, जो कि आता है फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, एंड 5th पॉइंट बेटर कोऑर्डिनेशन। इकट्ठे पढ़ेंगे। ग्रोथ कैसे होगी? देखो, जब यहाँ पे एम्प्लॉयज को आप अथॉरिटी दे रहे हो तो उनकी डेवलपमेंट तो हो ही रही है, ये तो उनकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी। तो एज अ होल जब सब बंदों की डेवलपमेंट हो रही है, तो ये इसको आपने क्यों दी? ताकि कंपनी का काम बढ़े। जब कंपनी का काम किस हिसाब से बढ़ेगा? जब आप किसी को डेलीगेशन दोगे। तो एज अ होल पूरी ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है, क्योंकि किसको आपने अथॉरिटी देनी है, किसको नहीं आपको पता है, आप उसी बंदे को अथॉरिटी दोगे जो उसके लायक होगा। जब जो उसके लायक कौन होगा? उसके लायक खुद सोचो, आप किस बंदे को अथॉरिटी देना चाहोगे? जो एक स्पेशलिस्ट होगा, एक्सपर्ट होगा, या जो बेवकूफ सा होगा? तो ऑब्वियसली जिसमें तेज दिमाग होगा, जिसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड होगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब किस वक्त पे क्या काम करना है उसको पता है, किस वक्त कौन सा फैसला सही है। जो एक्सपर्ट होगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो एक्सपर्ट होगा डिसीजंस में लेने में, जिसके पास एक्सपीरियंस होगा। तो जिसके पास एक्सपीरियंस होगा या स्किल्स होंगी, वो क्या होगा? जो डिसीजन मेकर या इनोवेशन कौन होगा? एक्सपर्ट। स्किल और एक्सपीरियंस किसके पास होगा? जो एक वो होगा, क्या कहते हैं, स्पेशलिस्ट। तो रोजमर्रा आप डेली बेस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर करके, काम करवा के, अथॉरिटी का यूज कर करके एक एक्सपीरियंस होल्डर बन जाते हो, तो स्पेशलिस्ट हो जाते हो आप, और डिसीजंस ले लेके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आप एक्सपर्ट बन जाते हो इस चीज में।
तो जब कंपनी में आपको एक्सपर्ट मिल जाएगा, एक स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो कंपनी की ग्रोथ भी तो होगी ना, क्योंकि वो कंपनी के लिए तो काम कर रहे हैं। तो इन चीजों का फायदा खाली इंप्लॉय को नहीं मिलता, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हो रही है ग्रोथ का मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है। कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब आपस में तालमेल सबका, क्योंकि हर एक बंदे को पता है कि उसको कितनी अथॉरिटी मिली है। हमने ये पढ़ा था ना। अब अथॉरिटी का मतलब ये तो नहीं कि सारा कुछ यूज करने को दे दी, उसको पता है कि कितनी लिमिट्स है, उस अथॉरिटी की लिमिट्स उसको पता है, बंदे को, उस एम्प्लॉय को पता है कि मेरे को कितनी लिमिट की अथॉरिटी मिलती है, मेरे को कितना काम करना है। उसको ये भी पता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल भी हूं, अगर भी मेरे को अथॉरिटी मिली है तो उसका मिसयूज नहीं करना, मेरे को ढंग से काम करना, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की मेरे को ऊपर से काम करवाने के लिए अथॉरिटी मिली है। ये अथॉरिटी मेरे को एंजॉय करने के लिए नहीं मिली, ये पावर मेरे को मजे करने के लिए नहीं मिली, मेरे को अथॉरिटी मिली कि नीचे में काम करवाऊं और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करूं। ठीक है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उसके लिए मेरे को अथॉरिटी मिली है। और अगर मेरे से गलती होगी, तो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा था, अगर मेरे से गलती होगी, सबको पता है कि किसकी गलती होगी और किसको जवाब, किससे जवाब लेना है, किससे एक्सप्लेनेशन लेनी है, किससे पूछा जाए। हर एक बंदे को कंपनी में पता है कि ये डिपार्टमेंट उस बंदे का है तो गलती उसकी होगी, ये डिपार्टमेंट फलाने बंदे का है तो गलती फलाने बंदे की होगी। तो हर एक बंदे को अपने आप में आसपास के कोऑर्डिनेशन पता है कि इस प्रॉब्लम में किससे पूछा जाए। मान लो अथॉरिटी एक मैनेजर का नाम है महेश, उसके अंदर 100 बंदों की टीम है, ठीक है, इसमें से 20 बंदे काम पे नहीं आ रहे, 10 दिन हो गए 20 बंदे काम पे नहीं आ रहे, तो हम किससे पूछेंगे? ऑब्वियसली महेश से। अच्छा, इन 100 बंदों को कोई प्रॉब्लम होगी, इन 100 बंदों के काम में दिक्कत आ रही है, या गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, या रॉ मटेरियल टाइम से नहीं मिल रहा है, या आपस में लड़ाई झगड़ी हो रही है, ये किससे पूछेंगे? महेश से। ऊपर वाले बंदे को कोई काम टाइम पे नहीं मिलेगा, ये किससे पूछेगा? महेश से। तो इस तरह से खाली महेश थोड़ी होगा, कंपनी में और मुकेश, सतीश, नरेश, बहुत सारे लोग होंगे। तो हर बंदे को पता है, हर टीम को पता है कि हमारा टीम लीडर कौन है, हमको कोई प्रॉब्लम में किससे बात करनी है। ऊपर वाले मैनेजर्स को पता है कि ये टीम इस बंदे की, अगर इस टीम में कोई गलती होगी या इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई गलती होगी तो इस टीम लीडर को पूछा जाएगा। तो आपसी तालमेल बिल्कुल अच्छे से बैठ जाता है, किसको, हर एक बंदे को अपनी अथॉरिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी के बारे में पता है, हर बंदा अच्छे से काम करेगा। और लास्ट आता है इसमें हायरार्की बन जाती है। हायरार्की मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बन जाता है, क्योंकि जो अथॉरिटी जाएगी टॉप मैनेजमेंट से नीचे जाएगी मिडिल पे, फिर लोअर पे। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अथॉरिटी ऊपर से नीचे जाती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे से ऊपर जाएगी एंड अकाउंटेबिलिटी भी नीचे से ऊपर जाएगी। तो जब ऊपर से नीचे कहा जा रही है, एक सिस्टम में जा रही है, एक सीरीज में जा रही है, वो सीरीज को हम कहते हैं हायरार्की, कि भी किस ऑर्डर में किस फॉर्म में जा रही है। तो एक सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बनाती है। कौन बनाती है? डेलीगेशन। क्योंकि ये वाला बंदा इसको अथॉरिटी नहीं देगा, ये अथॉरिटी इसको देगा, ये अथॉरिटी इसको देगा, वो अथॉरिटी वर्कर को देगा या उससे काम कराएगा। ठीक है, जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो ये वाला बंदा इससे पूछेगा, ये इससे पूछेगा, ये इससे पूछेगा, वो उसको जवाब देगा, वो उसको जवाब देगा, उसको डायरेक्ट नहीं मिलते, हम स्केलर चेन में चलते हैं। तो वो स्केलर चेन बनाने, डेलीगेशन एक बहुत बड़ा रीजन है जो स्केलर चेन को बनाने में हेल्प करता है। तो ये थे इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डिसेंट्रलाइजेशन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डेलीगेशन का मतलब है सिर्फ ट्रांसफर, कि हमने अथॉरिटी ट्रांसफर कर दी, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी को कहते हैं हम डेलीगेशन। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डेलीगेशन मतलब आगे डिसेंट्रलाइजेशन, इसी का आगे पार्ट है। अब डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या है? बहुत थोड़ा सा फर्क है। डेलीगेशन होता है ट्रांसफर, सिंपल वर्ड, ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी, की अथॉरिटी देना। किसको कितनी अथॉरिटी देनी है, मतलब आगे डेलीगेशन मतलब मान लो टॉप मैनेजमेंट ने इसको अथॉरिटी दे दी कोई काम की, तो ये आपके अंदर आ गई डेलीगेशन, किसने अथॉरिटी इसको दे दी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या हो गया? बर्डन हो गया काम का, फिर काम बट इसने अपना बर्डन इसको दे दिया कि भाई ये काम तू संभाल ले, मेरे को मत पूछियो। ठीक है, इसके बाद पहले से ही बड़े सारे काम थे, अब इसको एक और काम मिल गया कि इसका काम भी इसको करना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा? ये अलग अलग टीम लीडर को काम बांट देगा, अलग अलग बंदे को काम बांट देगा। तो डेलीगेशन, ये भी तो डेलीगेशन ही हुई काम बांटने को। तो डेलीगेशन एट लोअर लेवल, और किसको कितना कितना काम बांटते हैं, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब ये हो गया डिसेंट्रलाइजेशन।
अब दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क कुछ नहीं है, इसको कहते हैं ट्रांसफर अथॉरिटी, डेलीगेशन। इसकी डेफिनेशन आएगी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ट्रांसफर अथॉरिटी नहीं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट लोअर लेवल और विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट्स, किसको कितना काम देना है। फॉर एग्जाम्पल इसको बिठाते हैं, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया, उसको रीड आउट करते रहो साथ साथ। एक जनरल मैनेजर है, उसके ऊपर एक सीईओ है, ठीक है, इसके लिए जनरल मैनेजर है। अब सीईओ के पास सारी वो आती हैं लीव एप्लीकेशंस की, कितने बंदे छुट्टियां मारते हैं, तो वो एप्लीकेशन देते होंगे कि हमने छुट्टी मारनी है, हमने फलाने दिन को छुट्टी मारनी है, हमने एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो सारी एप्लीकेशंस पहले इसके पास आ रही थी, ठीक है। अब ये सोच लो, तो इसके पास देख रहे हैं कि यार एक सीजन चल रहा है लोगों को घूमने फिरने का, मतलब मान लो मई अप्रैल मई जून में लोग ज्यादातर घूमने जाते हैं, इस सीजन में छुट्टियां की एप्लीकेशन बहुत आ रही हैं, तो सारी एप्लीकेशन इसके पास आ रही हैं। इसके पास पहले ही बड़े सारे काम करने को है, ये कहता है मैं सारी एप्लीकेशन अपने पास रखूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कहता है, ये डेलीगेट करता है अपनी अथॉरिटी और ये इसको दे देता है, ये हो गया फ्री। ये कह रहा है कि मेरे पास बहुत बर्डन बढ़ गया है इस चीज का, तो क्या कर, जितनी भी लीव एप्लीकेशंस आएंगी ना, जितनी भी लीव एप्लीकेशंस आएंगी वो तू संभाल, उनको देख कि वाकई जेन्युइन बंदे हैं। क्योंकि लीव एप्लीकेशन अगर आप कंपनी में काम करोगे, आपको ऐसे नहीं कि जब मर्जी छुट्टी मार लो, आपको पहले लीव एप्लीकेशन देनी पड़ती है और वो आगे से एक्सेप्ट होगी तभी आप छुट्टी ले सकते हो। तो अब मतलब इसको ये कहता है कि छुट्टी आपको मिलेगी तभी आप छुट्टी लोगे, वरना अगर वो एक्सेप्ट नहीं होगी, रिजेक्ट होगी, तो आप छुट्टी नहीं ले सकते। तो पहले ये काम इसको करना पड़ रहा था, इसका बर्डन बहुत बढ़ गया, इसने इसको दे दिया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, मान लो 50 बंदों ने, एक कंपनी उसमें 1000 बंदा काम करता है, 1000 में से 50 बंदों ने लीव एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये सबको सारी एप्लीकेशन पढ़ेगा भी किसका क्या रीजन है, क्या नहीं है, किसकी एक्सेप्ट करनी है और किसकी रिजेक्ट करनी है। तो ये कर रहा है, इसको हो गए 10-15 दिन काम करते करते हो गए, फिर ये देख रहा है यार मैं तो यही काम में लग गया, मेरे और भी तो काम है। तो ये क्या कर रहा है, इसको लगा कि ये भी बर्डन, इस बंदे ने अपना बर्डन मेरे को दे दिया और मेरा बर्डन क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये क्या कर लेगा, आगे इसी अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी इसको इसने दी है, इसको डिसेंट्रलाइज कर देगा। ये क्या करेगा, ये बोलेगा प्रोडक्शन मैनेजर को, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को, सेल्स मैनेजर को और मार्केटिंग मैनेजर लगा लो और भी फाइनेंस मैनेजर लगा लो, ये हर मैनेजर को क्या कर देगा, डिसेंट्रलाइज कर देगा। ये जो अथॉरिटी इसको मिली थी डेलीगेट, ये आगे डिसेंट्रलाइज कर देगा। ये बोलेगा मान लो 50 बंदों ने लीव एप्लीकेशन दी थी इसको, पहले इसको दी थी, इसने आगे इसको दी थी सारी कि तू कर दे, मैं मेरे को वेला कर, मैं ये काम छोटे मोटे काम नहीं करूंगा, तू संभाले सब कुछ। इसको लगाया तो रोज रोज 50-60 बंदे एप्लीकेशन दे रहे हैं, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे को और भी तो काम करने हैं। अब ये कहता है कि वो जो 50-60 बंदे एप्लीकेशन दे रहे हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट में से आ जाओगे नीचे, कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का बंदा होगा, कोई इस डिपार्टमेंट का होगा, इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का। ये बोल रहे हैं कि जितनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन है वो ये संभालेगा। मान लो 15 एप्लीकेशन आई, वो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, वो उसको बोलता है प्रोडक्शन मैनेजर तू संभाल उसको। 10 एप्लीकेशन आई इस डिपार्टमेंट से, इसको बोलता है कि 10 तू संभाल। 8 एप्लीकेशन इससे आई, इसको बोल दिया कि सेल्स डिपार्टमेंट की 8 एप्लीकेशन लीव की आई है, वो सेल्स मैनेजर संभालेगा। इस तरह से इसकी भी 15 आई, ये खुद संभालेगा। अब इसका काम क्या हो गया, कुछ नहीं, ये हो गया वेला, पहले ये वेला हुआ, अब ये भी वेला हो गया, इसके सर्कल भी हटा दो, बर्डन इसके पास से हट गया, अब सारा बर्डन इनके ऊपर पड़ गया। अब लेकिन देखो इसके ऊपर था 50 एप्लीकेशंस का, इसके 50, इसने बांट दिया। कह रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पता है भी किस बंदे को छुट्टी देनी है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, वो प्रोडक्शन मैनेजर अपने आप अपने बंदों को देगा। अब इसकी मर्जी है, ये एक्सेप्ट करे, ये रिजेक्ट करे, पावर इसकी, इसको इससे पूछने की जरूरत नहीं है और इसको इससे पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को बांट दिए गए छोटे छोटे लेवल्स में, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। की सेंटर ये है, सेंट्रलाइजेशन होती है इसका उल्टा, सेंट्रलाइजेशन है मतलब कि हर फैसला इससे पूछ के लिया जाएगा, ये सेंटर हेड है कि हर फैसला इससे। डिसेंट्रलाइजेशन है कि भैया अपने फैसले अपने आप लो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की लोगों को छुट्टी देनी है, इन 15 बंदे की प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है, प्रोडक्शन मैनेजर अपना फैसला खुद ले। हाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के बंदों को एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, वो ये अपने आप फैसला ले। ऐसे ही सेल्स मैनेजर अपने बंदों का फैसला ले, फाइनेंस मैनेजर अपने बंदों का फैसला ले। इनको सेंटर ऑफ द हेड या ये सेंटर है, इनसे पूछने की जरूरत नहीं, अपनी अपनी अथॉरिटी खुद संभालो। अथॉरिटी को बांट देना उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। और जब अथॉरिटी बढ़ती है तो अथॉरिटी, देखो अथॉरिटी को बांटा, इसने डेलीगेट किया, ट्रांसफर किया, जब अथॉरिटी बांट रहे हैं तो ट्रांसफर भी तो हो रही है, यहां से यहां ट्रांसफर हुई, अब यहां से सब जगह ट्रांसफर हुई। अगर आप इस लेवल पे सोचो तो ये ट्रांसफर तो हुई, तो ये खाली एक लेवल क्या हुआ, डेलीगेशन ही तो हुआ।
ये भी डेलीगेशन हुआ, ये भी डेलीगेशन हुआ, ये भी डेलीगेशन हुआ। तो एक तरह से इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विद इन प्रेस्क्राइब लिमिट। इसकी लिमिट कितनी थी? 15 बंदे सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले। इसकी लिमिट कितनी थी? ह्यूमन रिसोर्स के 10 बंदे। ये ह्यूमन रिसोर्स वाला बंदा सेल्स मैनेजर के बंदे की एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर सकता। अगर इसके डेस्क पे गलती से सेल्स मैनेजर के बंदे की एप्लीकेशन आ गई छुट्टी मांगने की अर्जी, तो ये क्या करेगा? ये वो एप्लीकेशन उठा के इसके डेस्क पे रख देगा, भैया गलती से मेरे डेस्क पे आ गई, तू खुद संभालिए, अपने टेबल पे रख देगा इसकी। क्योंकि इसके पास अथॉरिटी तो है छुट्टी देने की या छुट्टी ना मंजूर करने की, लेकिन सिर्फ किस डिपार्टमेंट की? अपने डिपार्टमेंट की। तो इसे कहते हैं डेलीगेशन विद इन प्रेस्क्राइब लिमिट। सिर्फ उसको उस हिसाब से सबकी लिमिट बांध दी जाएगी और उसको आपस में बांट दिया जाएगा, उसे कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम ये ना करते, अथॉरिटी सिर्फ यहीं पे रहती या यहीं पे रहती, तो वो सेंट्रलाइजेशन होता कि एक ही बंदा फैसला लेगा। तो आओ इसके आगे कुछ और पॉइंट्स पकड़ते हैं। तो सबसे पहले सबसे लास्ट पॉइंट ही रह गया, डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट एट लोअर मैनेजमेंट, कि किसको कितनी बांटनी है। तो इसके जो इंपॉर्टेंस है वो आप खुद भी बना सकते हो, मैं आपको खाली हेडिंग बोलूंगा, आप खुद समझ जाओगे कि हाँ भी सर ये तो वाकई बात है, क्योंकि हमने काम क्या कर दिया, लोगों को बांट दिया, बोला कि अपने डिपार्टमेंट के फैसले खुद लो, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है। किसी एक बंदे को डेलीगेशन नहीं देगी, बहुत सारे बंदे को डेलीगेशन दी गई, उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन हो रही है तो सबसे पहला पॉइंट जो बुक में लिखा है, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे सीईओ रखा था हमने, उसका रिलीफ क्या हो गया? कम हो गया। इसका बर्डन क्या हुआ? जनरल मैनेजर, कम हो गया। सारा बर्डन तो यहाँ बांट दिया हमने, ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बर्डन खत्म, क्योंकि नीचे जब बांटते हैं काम नीचे वाले बंदे करेंगे, ये अपना बर्डन खत्म कर देते हैं, रिलीफ मिल जाता है इनको। ये अपने बाकी इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे देखो, डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन उसी चीज की जाती है जो लेस इंपॉर्टेंट मैटर होते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ऑब्वियसली जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होगा ये इसको नहीं देगा, ये खुद ही फैसला करेगा, ये भी खुद ही फैसला करेगा, ये डिवाइड नहीं करेगा। ये छोटे मोटे काम होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे लेवल के नहीं है, नीचे वाला बंदा खुद ही कर ले, हमसे पूछने की जरूरत नहीं, वो चीज डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेट की जाती है। हर चीज नहीं की जाती, इंपॉर्टेंट डिसीजन से खुद लेगा। तो इसने छोटे मोटे काम नीचे दे दिए कि अपने मेन मैटर्स पे, कंपनी को कैसे ग्रो करना है, क्या करना है, उस पर काम कर रहा है, तो इसको रिलीफ मिल जाएगा, ये अपने मेन काम पे ध्यान देगा, ठीक है। डेवलप्स इनिशिएटिव्स अमंग सबऑर्डिनेट्स, जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनको क्या मिलता है? इनिशिएटिव। क्यों? उनको पावर मिल गई, अब वो खुद देखेंगे, तो उनको काम करने के स्किल्स, अब वही आती है इसमें, इनके स्किल्स बढ़ेंगे, इनका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, जो पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, इनकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ठीक है, तो ये अच्छे डिसीजन मेकर बनेंगे, ये सब कुछ मोटिवेशन मिलेगी इनको, तो इनके स्किल्स और डेवलप होंगे। तो वही वाले पॉइंट आ गया इसमें, फटाफट से कराना है मेरे को। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर, तो फ्यूचर के लिए टैलेंट मिल जाता है किसको? इनको। इनको एक्सपर्ट मिल गया, कल को अगर जनरल मैनेजर रिजाइन करता है तो बाहर से जनरल मैनेजर लेके आएंगे, लेकिन इन मैनेजर्स में से कोई बंदे ने बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग काम करके दिया है, तो उसको भी तो मान लो प्रोडक्शन मैनेजर अच्छे से काम कर रहा है, हर काम टाइम पे करके देता है, उसको जितनी मर्जी मैं जनरल मैनेजर अपना काम जितना मर्जी बांट दे दे इसको, ये सारा टाइम पे करके देता है, तो ऐसे बंदे को भी तो कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ बाहर से बंदा रखने से अच्छा इसकी प्रमोशन करो और इसको यहाँ पे लेके आओ। तो फ्यूचर टैलेंट या फ्यूचर मैनेजर्स आपको मिल जाते हैं। ग्रोथ, ऑब्वियसली जब डेलीगेशन होगी या डिसेंट्रलाइजेशन होगी, छोटे मोटे मैटर्स नीचे वाले बंदों को भेज दिए जाएंगे, ये अपने काम पे फोकस करेगा, ये अपने काम पे फोकस करेगा, ये सब काम पे फोकस करेगा, अपना काम तो करे, छोटे मोटे काम और संभाल लेगा। तो हर बंदे को अपना अपना काम बांट गया, ये डिस्टर्ब नहीं हो रहा फालतू के कामों में, ये भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा फालतू के कामों में, ये ढंग से काम कर रहा है, इसको मोटिवेशन मिल रही है कि मेरे को मालिक ने कोई काम दिया, मेरे को अच्छे से करना है, हर बंदा डेडिकेशन से, लगन से काम करेगा, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है? ग्रोथ होगी, हर बंदा अपना काम टाइम पे करके देगा। क्विक डिसीजन मेकिंग, मतलब टाइम बचता है, ये हम पिछले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके हाथ में है कि अपने 10 या 15 बंदों की अर्जी को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। देखो हम स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लेते हैं वही लेके चलते रहते हैं ताकि क्लियर हो चीजें। ऐसा कोई ये नहीं कि एक ही प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशन में, हर तरह की प्रॉब्लम्स आती है, हमने एक पकड़ी है, हम उसको उसी के हिसाब से सब कुछ बना देते हैं। तो जब इसको पता है, मान लो एक नया एम्प्लॉय आया है, वो कहता है मेरे को छुट्टी चाहिए, उसको पता है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वो इसके पास जाएगा,
क्लियर है? ये इससे पूछेगा नहीं, पूछेगा क्योंकि इसको ऑलरेडी पावर मिल चुकी है। ये इससे पूछने नहीं जा रहा, ये इससे पूछने नहीं जा रहा, ये सिर्फ बंदा इससे पूछेगा ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट, खत्म, छुट्टी। तो टाइम बच गया, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। और अगर ऐसा ना होता, मान लो कि ये पावर इसको हटा दी गई, ठीक है, ये तो है डिसेंट्रलाइजेशन। अगर डिसेंट्रलाइजेशन ना हो, क्या हो, सिर्फ ये छुपा दिया मैंने डी, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है सारी अर्जियां, सारी लीव एप्लीकेशन इसके पास जाएंगी, ये सेंटर हेड है। अब यहां का एक बंदा अपनी अर्जी, अपनी एप्लीकेशन किसको देगा, अपने मैनेजर को देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। क्या हाथ क्या दे देगा, ये इसने अभी दी, इसने फटाफट दे दी, इसने फटाफट, ऐसे नहीं होता। ये अब देगा, ये आज दे, कल दे, परसों, जब इसको टाइम मिलेगा, इससे मिलेगा तब देगा। इसको जब ये टाइम देगा कि हाँ मेरे से आके मिल, मेरे से प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम शेयर कर, ये करेगा। ये रोज का काम नहीं है, तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे अच्छा ये इसको हटा दे और इसको दे दे डिसेंट्रलाइजेशन, तो फटाफट हाथ के हाथ ही बता देगा एक्सेप्ट। आपने सुबह एप्लीकेशन दी, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, बात खत्म। तो टाइम बच गया। तो और कोई पॉइंट, बेटर कंट्रोल, किसकी गलती है, किसने नुकसान किया, मिल जाएगी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मिसयूज, अथॉरिटी का मिसयूज कहां पे हुआ, मिस्टेक किसकी थी, किसने पैसा वेस्ट किया, किसने रॉ मटेरियल वेस्ट किया, किसने कहां पे किसकी गलती निकली है, सब कुछ कंट्रोल करना इजी हो जाएगा क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो रखी है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के यहाँ पे कोई गलती हुई है तो प्रोडक्शन मैनेजर से बात होगी। फाइनेंस मैनेजमेंट के यहाँ पे घपला हुआ है तो फाइनेंस मैनेजर से बात की जाएगी। तो इतने सारे बंदों को डिस्टर्ब करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सेंट्रलाइजेशन होती तो ढूंढना पड़ता, ये इससे पूछता, ये चारों की मीटिंग बुलाता, ये चार बंदे अपने नीचे के टीम लीडर से बात करते, कितना टाइम वेस्ट होता। अब जब पता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में पंगा पड़ा है तो फाइनेंस मैनेजर को बुलाया जाएगा, ये अपने अंदर बात करेगा, वही के वही प्रॉब्लम कंट्रोल कर ली जाएगी। जो भी चीजें कंट्रोल करने की भी कॉस्ट बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, या स्टाफ टाइम वेस्ट कर रहा है, जिस डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम आ रही है वहीं पे वहीं प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश है। केस स्टडीज इसमें दी है, अच्छे से पढ़नी है आपने। देखो केस स्टडीज मेरे को नहीं पता आप लोग कैसे पढ़ते हो, केस स्टडीज पढ़ने का नजरिया अपना चेंज करो, एक एक लाइन को इंपॉर्टेंट पढ़ो कि कैसे कैसे क्या क्या लिखा है। एग्जाम में केस स्टडीज ही आनी है। 11th का नो डाउट आपके पास एक्सपीरियंस है, पर 12th इज अ डिफरेंट थिंग, पूरी क्लियर पिक्चर अलग है इसकी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो केस स्टडीज आती हैं वो ईजी नहीं होती, वो काफ़ी मुश्किल होती हैं। ये नहीं कि स्कूल में जैसे 11th में आ गई तो वैसे ही आएंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, और नेक्स्ट वीक के एंड में आपका इसका टेस्ट भी मैं बना दूंगा।